नमस्कार मित्रों, ये मेरे वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि 80 करोड़ वोटर है। मई 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कुछ 80 करोड़ जितने वोटर होंगे। एजुकेटेड मिडिल क्लास 15 करोड़, उनमें से वोट देंगे कुछ 70-75% यानी 11 करोड़ मान लो। उनमें से 8-9 करोड़ वोट मोदी जी को मिल सकते हैं। और यदि सूर्यपंखा गांधी ने हर एक मिडिल क्लास जैसे आप हो, उनको आपको 1000 का नोट देके बोला कि भाई वोट आप राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को देना, तो आप 1000 का नोट जेब में रख लोगे या गरीब आदमी को दे दोगे, लेकिन वोट तो आप फिर दोगे नहीं कांग्रेस को, मोदी जी को दोगे, बीजेपी को दोगे। तो किस तरह से मिडिल क्लास के वोट कांग्रेस को ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी को ना मिले, इसलिए अरविंद भाई को पेड मीडिया कवरेज दे रहा है। और पेड मीडिया अपर मिडिल क्लास में उनको ज़्यादा कवरेज दे रहा है। और उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि पेड हिंदुस्तान टाइम्स जो है 25 मई का अंग्रेजी, उसने सेंटर पे अरविंद भाई का फोटो रखा और 4th पेज पे आधा पेज दे दिया। और वही अखबार का मालिक जब हिंदी अखबार निकालता है दिल्ली का उसी दिन का, तो फ्रंट पेज पे कहीं नाम नहीं है और 4th पेज पे 6th पेज पे 1/4 पेज। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये सब एक्सप्लेन क्या करने की ज़रूरत है। बीजेपी के वोट कटते हैं तो कटे। तो इसमें मैं बताऊं कि मैं मोदी जी का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं। मैं खुद इलेक्शन में खड़ा रहने वाला हूं, गांधीनगर से या अहमदाबाद ईस्ट से, और जहाँ पे कोई भी खड़ा रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मोदी जी शायद गांधीनगर से खड़े रहे या अहमदाबाद ईस्ट से खड़े रहे, मेरे पास किसी और कंस्टिट्यूंसी में जाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, पहुँच नहीं है। मैं पिछले 25 साल से अहमदाबाद में ही रहा हूँ, किसी और कंस्टिट्यूंसी में मेरा कोई कार्यकर्ताओं का नेटवर्क नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है या किसी XYZ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। मैं ये 2 कंस्टिट्यूंसी में से एक में लड़ूंगा। अहमदाबाद वेस्ट है, वो SC रिजर्व्ड है, वहाँ पर मैं चुनाव लड़ नहीं सकता। तो गांधीनगर और अहमदाबाद ईस्ट, मेरे पास ये 2 ऑप्शन है। और मैं बीजेपी को वोट मैंने कभी नहीं दिया पिछले 15 साल में, क्योंकि बीजेपी राइट टू रिकॉल की विरोधी है, वेल्थ टैक्स की विरोधी है। यहाँ तक कि बांग्लादेशियों को रोकने के लिए भी बीजेपी ने कोई कानून नहीं बनाया। और मुझे बीजेपी के सांसदों में कोई श्रद्धा भी नहीं है। हाँ, मोदी साहब सूर्यपंखा गांधी के मुकाबले में अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मतलब सूर्यपंखा गांधी या उसके परिवार के लोग या उसके चमचे जैसे ये मनमोहन कौर है या चिदम्बरम है, उनके मुकाबले वो अच्छे PM बनेंगे। पर यहाँ पर बात ख़त्म होती है। तो क्वेश्चन आता है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए या उनके अरविंद भाई को एक्सपोज करने के लिए, कि पहले मैं कार्यकर्ताओं तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि इनका मकसद सिर्फ वोट काटना है, या तो उनके जो स्पॉन्सर है, इनके मकसद के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके स्पॉन्सर। मतलब एक कठपुतली होती है, कठपुतली के ऊपर कठपुतली चलाने वाला होता है पपेट मास्टर, और पपेट मास्टर के ऊपर भी पपेट मास्टर होता है। 3-4 लेवल होते हैं। जैसे कि अन्ना थे तो वो अरविंद भाई की कठपुतली थे। उनका काम था स्पीच देना, अनशन पे बैठना, ऐसे फोटो लगाना, तरह तरह के पोज उनको आपको इंटरनेट पे फोटो मिलेंगे। और पपेट मास्टर अरविंद भाई थे। जब अन्ना ने मना कर दिया कि भाई कल से मैं कठपुतली नहीं हूँ, पिक्चर का प्लॉट भी मैं बनाऊंगा, पिक्चर की स्क्रिप्ट भी मैं लिखूंगा, पिक्चर का डायरेक्शन भी मैं करूंगा, भाई तेरे को तो सिर्फ डायलॉग एक्टर की तरह बुलाया था। तो जब उन्होंने कठपुतली बनने से मना किया तो अरविंद भाई, उनके जो पपेट मास्टर थे, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया। अब टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया तो टीम का नाम भी बदलना पड़ेगा, तो नाम बदल दिया, टीम अरविंद हो गया। और फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेने से ऑब्जेक्शन लिया तो फिर नाम बदल के आम आदमी पार्टी कर दिया, वो तो नेम चेंज था। तो इसी तरह से अरविंद भाई के पपेट मास्टर थे, पर उनके ऊपर पपेट मास्टर है फोर्ड फाउंडेशन, जो कि उनको कहता है कि भाई तुम आज नई पार्टी बनाओ और कल फोर्ड फाउंडेशन इनको आदेश दे कि पार्टी बंद कर लो या तो मोदी साहब को सपोर्ट करो, तो वो मोदी साहब को सपोर्ट करना पड़ेगा। और फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर है रॉकफेलर, वो मैंने, और रॉथस्चाइल्ड, ये 2 मेन आदमी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड। और तो ये हायरार्की में मैं ये नहीं कहता कि अरविंद भाई ने हिंदुस्तान टाइम्स को पैसा दिया था कि भाई मेरा अंग्रेजी अखबार में फोटो छापा वगैरह, उनके पास इतना पैसा है भी नहीं।
इतना न्यूज़ कवरेज की कीमत मिनिमम 10-15 लाख होगी। कोई 10-15 लाख उनके पास है नहीं कि वो इस तरह से दे सके। पर जिसने दिए उन्होंने क्यों दिए कि अपर मिडिल क्लास वोटर बीजेपी से कट के दूसरी तरफ जाए। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इसमें कि बहुत सारे कार्यकर्ता और मतदाता मानते हैं कि देश की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, भले प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही हो। आज करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, करोड़ों लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बुनियादी प्रॉब्लम है वो बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे कि सेना कमज़ोर हो रही है, बांग्लादेशी बड़े पैमाने पे घुस रहे हैं देश में, पुलिस में करप्शन बढ़ रहा है, अदालतों में करप्शन बढ़ रहा है, और उसकी वजह से देश अंदर से खोखला हो रहा है। इसलिए हमें अच्छे कानूनों की ज़रूरत है। यहाँ पे मुख्य बात शुरू होती है। तो जिनको अच्छे कानूनों की ज़रूरत महसूस हुई वो लोग राजीव दीक्षित के साथ आए, कुछ लोग मेरे साथ आए। राइट टू रिकॉल ग्रुप में, जो फेसबुक का ग्रुप है, 4000 लोग है, दूसरा ग्रुप है 17000 लोग है, एक्टिव तो 200-300 है। और वो देश में कानून सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। कोई व्यक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं हमारा, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन एमपी बने, न उसमें हमको इंटरेस्ट है और न ही उससे कोई सॉल्यूशन आने वाला है। आज मान लो मैं कहूं कि ये 400 एमपी अच्छे 400-500 आदमियों का लिस्ट दूं और कहूं कि ये सज्जन आदमी है, संत आदमी है, लोग उनको वोट दे, और मान लो पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ में से 82 करोड़ वोट मिल जाते हैं सारे के सारे, और वो 500 में से 600 आदमी एमपी बन जाते हैं, तो वही प्रॉब्लम होगा कि एक हफ्ते के अंदर वो लोग बिक जाएंगे। यानी एमपी बदलना सॉल्यूशन है ही नहीं। सवाल है अच्छे का सॉल्यूशन है अच्छे कानून लाना। कौन से कानून लाना, मैंने आपको एग्जांपल दिए, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग का कानून। फिर नागरिक यदि एसएमएस से कंप्लेंट भेजता है तो वो कंप्लेंट पीएम के वेबसाइट पे आए। नागरिक यदि शॉर्टकट भेजता है तो वो शॉर्टकट का टोटल पीएम के वेबसाइट पे आए। राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, ज्यूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वैट के कानून को निकाल देना चाहिए, लोकल बॉडी टैक्स निकाल देना चाहिए। ये सारे कानून देश में लाने। अब सवाल आता है कि भाई एमपी नहीं बदलने तो कानून कैसे लाए। तो उसके लिए मैंने सजेशन दिया कि लोक आंदोलन, यानी कि करोड़ों नागरिक, 40 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ जितने हो सके, वो एमपी को सीधा एसएमएस से ऑर्डर भेजे। तो इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफ़ी लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए थे। जैसे मेरा राइट टू रिकॉल ग्रुप है, राजीव दीक्षित जी ने आज़ादी बचाओ आंदोलन था, बाद में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हुआ। तो लाखों कार्यकर्ताओं उनके साथ क्यों जुड़े, वो क्यों बीजेपी के पास नहीं गए, वो क्यों कांग्रेस के पास नहीं गए। ऐसा नहीं था कि उनको बीजेपी में अविश्वास है या विश्वास नहीं है। वो मानते हैं कि अब व्यक्ति परिवर्तन या मात्र सत्ता परिवर्तन रास्ता है ही नहीं। इलेक्शन आएगा तब अच्छे आदमी को वोट दे देंगे। जिसको मोदी को वोट देना मोदी को वोट दे, जिसे सूर्यपंखा गांधी को वोट देना सूर्यपंखा गांधी को वोट दे। पर वो इस बात को ये सोच के वोट नहीं डाल रहे कि भाई इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो व्यवस्था परिवर्तन की मूवमेंट को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा ये नकली क्रांतिकारी, मतलब नकली व्यवस्था परिवर्तन में मानने वाले लोगों से। मैं नकली क्यों कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं नकली, कि पहले उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, उन्हें जन लोकपाल का कानून चाहिए, और तभी उन्होंने बोल दिया कि जन लोकपाल होगा लेकिन राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का क्लॉज जन लोकपाल में नहीं आने देंगे। जन लोकपाल में ज्यूरी सिस्टम का भी उन्होंने विरोध किया कि फैसला कौन देगा, जज देगा, ज्यूरी नहीं देगी। मेरा दूसरे कुछ वीडियो है ज्यूरी सिस्टम पे। यानी व्यवस्था परिवर्तन का तो उन्होंने तभी से विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी इस नाम पे चलता रहा कि भाई उन्हें एमपी नहीं बनना, उन्हें किसी के वोट नहीं काटने, उनको तो इलेक्शन में ही नहीं खड़ा रहना, उनको सिर्फ जन लोकपाल का कानून चाहिए। फिर मैंने उनको कहा, अरविंद भाई को, कि भाई मैं ये कैंपेन चला रहा हूं कि करोड़ों नागरिकों को रिक्वेस्ट किया जाए, 70 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़ जितने हो सके, कि नागरिक एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे कि आप जन लोकपाल विथ राइट टू रिकॉल जन लोकपाल क्लॉजेस पास करो। तो मैंने तो अपने एमपी को ऑर्डर भेज दिया और दूसरे लोगों को जितनों ने भेजा इतना भेजा। लेकिन आप यदि टीवी पे एसएमएस पे ऑर्डर भेजते हो कि ये मेरा एमपी, मैं इसको ऑर्डर भेजता हूं, तो करोड़ों लोग और एसएमएस भेजेंगे। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस तरह से एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजने की बात को मैं नहीं मानता। लोगों को सड़कों पे आना चाहिए, नारे लगाने चाहिए, बैनर लेके घूमना चाहिए, अन्ना का फोटो लेके घूमना चाहिए, मेरा फोटो लेके घूमना चाहिए। नागरिक अपने मोबाइल से
अपने मोबाइल से एमपी को एसएमएस करके ऑर्डर भेजे, मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे तो तभी अविश्वास हो गया था कि इस आदमी को सिस्टम चेंज में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। पर काफी युवा कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं कि उनके नाम से भ्रमित होके ये मान के कि भाई यहां सिस्टम चेंज की बात होने वाली है, वो इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और यहां देश का नुकसान हो रहा है। देश का कैसे नुकसान हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। टाइम पास का कैसे हो रहा है कि ये जितने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जा रहे हैं कार्यकर्ता, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया, उनके साथ धोखा हुआ है, तो 2 साल के बाद वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो देश के लिए कोई अच्छा काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने ये एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी का उपयोग करके कांग्रेस ने बीजेपी और टीडीपी के वोट काटे। तो 2009 की साल में मैं काफी चिरंजीवी के कार्यकर्ताओं के साथ था। मैं उनको बोल रहा था कि भाई आप राइट टू रिकॉल, उनको मेरे जो कानून अच्छे लगे राइट टू रिकॉल वगैरह, मैंने कहा ये कानूनों का प्रचार करो, किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इस आदमी में बहुत श्रद्धा है, देव आदमी है, ये आदमी है, इतना परिवर्तन कर देगा। अब उस बात को 3-4 साल हो गए। चिरंजीव की पूरी पार्टी थी, प्रजा राज्यम पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई। चिरंजीव है वो कांग्रेस में मिनिस्टर बन गए। तो अब मैं जब वो आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो मुझे कहते हैं मेहता, वो अक्सर मुझे मेहता कह के बुलाते हैं, पॉलिटिक्स की बात मत कर। बस वो पॉलिटिक्स में कुछ काम नहीं करना चाहते। उनको इतना बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि जिस कांग्रेस को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी को सपोर्ट दिया था और एक पैसा नहीं लिया था, वो तो पैसा डोनेट कर रहे थे, आज वो इतने हतोत्साहित हो गए, उनके साथ धोखा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें असफलता मिली, इसलिए क्योंकि उनको सफलता मिलने के बाद असफलता मिली। शुरुआत में सफलता मिली कि प्रजा राज्यम पार्टी के इतने कैंडिडेट चुन गए, तो वो कह रहे थे चलो हमें सीएम नहीं बने तो क्या हुआ, हम 2014 में चिरंजीवी को सीएम बना देंगे। और अब तो चिरंजीवी पार्टी के साथ ही कांग्रेस में जुड़ गया, वो सीएम बनेंगे तो कांग्रेस के सीएम बनेंगे। तो उनके साथ जो धोखा हुआ, अब वो देश में पॉलिटिकल सुधार लाने के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं, वो पॉलिटिक्स की बात ही करने को तैयार नहीं है। इसी तरह का धोखा लालू यादव ने 1980 के आसपास कार्यकर्ताओं को दिया था। उस समय लालू यादव के नाम की कस्में खाते थे लोग, अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता, कि ये आदमी 2 साल इमरजेंसी के में इंदिरा गांधी की, देवी इंदिरा अम्मा ने उनको जेल में बंद कर दिया था। वहाँ जेल में उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, एक कमरे में बंद करके 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं देते थे। और इतना ही कहा था कि आप जयप्रकाश नारायण के खिलाफ जज के सामने जुबानी दे दो, मीडिया के सामने, कि इस आदमी ने हमें तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया, बम फेंकने के लिए उकसाया, गोलीबारी करने के लिए उकसाया, और हम तुमको रिहा कर देंगे। लालू यादव ने कहा मैं ऐसी कोई जुबानी नहीं देने वाला जज के सामने या मीडिया के सामने। तो 2 साल उनको जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके और वो 1977 में एमपी बने। और एमपी बनने के बाद आप जानते हो कि आज वो कितने भ्रष्ट और कितने मतलब गुंडों को सपोर्ट देते, हर तरह से गए गुजरे। तो जो लोगों ने लालू यादव को, जयप्रकाश नारायण को 1975, 1974 से लेकर 1977 में सपोर्ट दिया, पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए, वो आज पॉलिटिक्स की बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ। वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। वो उनको ना अच्छा काम करने में इंटरेस्ट है, ना उनको कोई बुरा काम करने में इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि भाई हम भले, हमारा बिजनेस बना, हमारी घर गृहस्थी भली, हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब दोबारा इस तरह से धोखा होगा तो 2 नुकसान है। एक तो हमारे 2-3 साल बर्बाद हो जाएंगे। जैसे अन्ना ने, उसको पब्लिसिटी चाहिए थी, अन्ना इज अ पब्लिसिटी हंग्री फ्रीक। अखबार में फोटो चाहिए था, टाइम मैगजीन में फोटो चाहिए था, टीवी चैनल में उसके बाइट्स चाहिए थे, इसलिए उसने देश के कार्यकर्ताओं के 2-1.5 साल बिगाड़ दिए। अब फिर से 1.5-2 साल आम आदमी के पार्टी के नाम पे बिगड़ेंगे। व्यवस्था परिवर्तन में उनका रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। और उसके मैं सबूत और दूं आपको कि वो राइट टू रिकॉल की बात पिछले 2 साल से ढोल नगाड़े बजा बजा के कर रहे हैं। फरवरी 2011 में उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात की और पेड मीडिया उनको कवरेज दे रहा है। मैं राइट टू रिकॉल की मूवमेंट 1998 से चला रहा हूं, पर पेड मीडिया ने कभी सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि
मेरी जो दरखास्त है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन, राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन की जब मैं बात करता हूं तो पत्रकार के होश उड़ जाते हैं। वो सीधा मेरा एजेंडा फाड़ के फेंक के मेरे हाथ में दे देता है, क्योंकि राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन आ गया तो पेड मीडिया मैन की जो इनकम है वो 90-95% कम हो जाएगी। तो इस तरह से, पर अन्ना ने जब राइट टू रिकॉल बोला तो बोला राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर, राइट टू रिकॉल सरपंच, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का विरोध किया, राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन का विरोध किया, राइट टू रिकॉल पीएम का विरोध किया, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया। तो उनको कवरेज देने में कोई नुकसान नहीं है, पर वो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट पिछले 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक उन्होंने वेबसाइट पर नहीं डाला। वो राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट को स्वराज चैप्टर में, स्वराज उनकी जो पुस्तक है उसके दूसरे एडिशन में बोल रहे थे कि इसमें मैं राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट डालूंगा। राइट टू रिकॉल जो भी है, वो पीएम हो या जन लोकपाल, एमपी, एमएलए, उसकी दूसरी एडिशन का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट वेबसाइट पे नहीं डाला, उनकी स्वराज पुस्तक में नहीं आया, उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, कभी बात ही नहीं करते। और अब तो दिल्ली के इलेक्शन आ गए अक्टूबर में, वो पहले कह रहे थे कि दिल्ली के इलेक्शन आएंगे उससे पहले राइट टू रिकॉल एमएलए का ड्राफ्ट दे देंगे। किसी कार्यकर्ता ने वही प्रश्न पूछा जो प्रश्न पिछले 5000 साल से बुद्धिमान लोग पूछते आ रहे हैं कि भाई मान लो दिल्ली में 70 एमएलए हैं, हमने आम आदमी पार्टी को 60 एमएलए चुन के दे दिए, चलो आप नहीं बिके, मान लिया आप नहीं बिके, एक आदमी नहीं बिकेगा, मान लेता हूँ, उसको पावर चाहिए, उसको बहुत बड़ा नाम करना, इतिहास में अपना नाम करना, इसलिए वो एक पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। पर तुम्हारे नीचे जो बाकी 60 लोग हैं उनका तो इतिहास में नाम अमर नहीं होने वाला, उनमें से तो हर एक आदमी पीएम या मिनिस्टर नहीं बनने वाला। वो बेचेंगे कि भाई एमएलए है, जितना मिल सकता है ले लो। और वो लोग यदि कांग्रेस में जुड़ गए तो प्रजा क्या करे? आपको तो जो करना है करो, वो तो आपको जो करना है कर सकते हो आप, लेकिन हम पब्लिक क्या करें उसके बाद? तो उसके जवाब में उसने कहा था कि हम राइट टू रिकॉल एमएलए का कानून लाएंगे। तो वो राइट टू रिकॉल एमएलए का कानून का ड्राफ्ट अभी तक उन्होंने नहीं दिया। अब तो दिल्ली का इलेक्शन सर पे आ गया, यानी व्यवस्था परिवर्तन में रत्ती भर का इंटरेस्ट उनको नहीं है। तो फिर उनका इंटरेस्ट क्या है? उनके 2-3 एमपी आ सकते हैं पूरे पार्टी में, 10 एमपी आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2014 में। उनके दिल्ली में ठीक है, पेड मीडिया ने उनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क डेवलप करवा दिया है। तो इनका एक ही मकसद हो सकता है कि जो मकसद प्रजाराज्यम का था, जो मकसद राज ठाकरे का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का था, वो वोट काटना। और इसमें नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि जो कार्यकर्ता देश में अच्छी व्यवस्था लाने के इंटरेस्ट से उनके पीछे जा रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, देश का टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरे कंट्री का। और वो कार्यकर्ता 2-3 साल के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पीठ में खंजर भोंका गया था, वो पॉलिटिक्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं लेंगे। यानी इस नुकसान को मैं रोकना चाहता हूं और इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। अब आपसे मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक छोटा सा काम कीजिए। आपको अरविंद भाई में श्रद्धा है, मैं कहूँगा आपकी श्रद्धा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आप एक कोई भी मोबाइल कैमरा, छोटा मोटा कैमकॉर्डर, कोई भी कैमरा लेके आप अरविंद भाई से मिलो और एक ही प्रश्न पूछो कि क्या हमें शीला दीक्षित को या दिल्ली के एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजना चाहिए कि जो दिल्ली के पुराने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर उनको रीअपॉइंट किया जाए। थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, अरविंद भाई ने ये कहा कि दिल्ली के जो पुराने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर थे वो भ्रष्ट नहीं थे, नए थे वो भ्रष्ट थे, और इसलिए उनको इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाने की परमिशन दे दी नए रेगुलेटर ने। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप नए रेगुलेटर को नौकरी से निकाल के पुराने को रीअपॉइंट करो। तो उसके लिए क्या दिल्ली के 1-2 करोड़ वोटर है, जितने भी दिल्ली के वोटर है, उनको ये रिक्वेस्ट करे कि वो एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजे, तो वो इसका विरोध करेंगे। या तो जो उनका रिप्लाई आता है वो आप लेके यूट्यूब पे डाल दो, फिर उनको बोलो कि भाई राइट टू रिकॉल एमएलए का ड्राफ्ट आप कब दोगे? आज ही होना चाहिए उनके पास। उन्होंने तो फरवरी 2011 में बोला था, और उनका जो भी रिप्लाई आता है वो आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दो। और तीसरा कि भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल पे क्या होना चाहिए, वो आप उनका वीडियो लेके रिकॉर्ड पे डाल दो। और चौथा क्वेश्चन एक बहुत सामान्य क्वेश्चन है, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। भाई लैंड रिकॉर्ड का पूरा इंफॉर्मेशन नेट पे डाल दो, यानी कि मेरे पास कितनी जमीन है, ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है, रिलायंस के पास कितनी जमीन है, वो जमीन का ब्यौरा कि कहाँ पे प्लॉट है, कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा तहसील, कौन सा प्लॉट नंबर, उस प्लॉट का एरिया, एरिया के सामने उसका जो सर्कल रेट है वो, और उसका जो अमाउंट, वो हर एक आदमी इनकम टैक्स की कचहरी में, अलग अलग कचहरियों में तो देना ही पड़ता है। चैरिटी कमिश्नर में हर एक ट्रस्ट है वो रिपोर्टिंग करता है,
म्यूनिसिपालिटी के पास वो डेटा होता है क्योंकि उसको टैक्स वसूलना होता है म्यूनिसिपालिटी को। वो पूरा डेटा है वो नेट पे रख दिया जाए ताकि यदि आपको पता लगाना हो कि सुरपंखा गांधी के पास कितनी जमीन है, तो आपने नाम टाइप किया सुरपंखा गांधी, उसका आईडी आ गया, थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, देखा कि भाई वो इतने 50 ट्रस्टों में ट्रस्टी है, एक देवी इंदिरा अम्मा के नाम पे ट्रस्ट है, एक राजीव गांधी के नाम पे ट्रस्ट है, एक दुरात्मा गांधी के नाम पे ट्रस्ट है, जवाहरलाल गांधी के नाम पे ट्रस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि वो 200 ट्रस्टियों के ट्रस्टी है, मुझे भी आंकड़ा नहीं पता। और उस ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है वो भी आपको कंप्यूटर प्रोग्राम थोड़ा बहुत सर्च करके बता देगा। तो आपको एक ही मिनट में नहीं तो आधे घंटे में, 1 घंटे में पता लग जाएगा कि इनके पास कितने मील जमीन, स्क्वायर माइल, एकड़ की बात नहीं कर रहा, फुट की बात नहीं कर रहा, अकेले दिल्ली में है। अकेले दिल्ली में कहा जाता है कि इनके पास 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू से ज्यादा जमीन है। और मॉरिशस बैंक की कंपनियों के पास कितनी जमीन है, और जब तक वो, मतलब आप एक कानून की बात करो कि इस कानून पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या लैंड रिकॉर्ड पब्लिकली एक्सपोज करने चाहिए, और उनका जो जवाब आता है वो यूट्यूब पे रख लो। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या ये आदमी सचमुच व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं या सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। धन्यवाद।